बात होगी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ साथ आलमी बरादरी और इदारे भी मुतहरिक हो चुके हैं। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की समेत कई दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदादी सामान पहुँचना शुरू हो गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और जापान समेत कई मुल्कों ने माली इमदाद का भी ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए $16 करोड़ की हंगामी इमदाद की अपील कर दी है। क्या आलमी बरादरी की इमदाद जो है सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काफ़ी होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम के हवाले से भी बात करें तो वो भी बहाल हो चुका है। बिल्कुल जी, फाइनली IMF प्रोग्राम बहाल हो गया है। बदहाल मईशत को आर्जी और वक्ती सहारा तो मिल गया, ऑक्सीजन मास्क मिल गया, लेकिन सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ कर दी। हम एक मुसीबत से निकलते हैं, एक मुसीबत में पड़ जाते हैं, पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। इब्तदाई अंदाजे ये कहते हैं कि सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $10 अरब, $10 बिलियन US चाहिए होंगे। ये इब्तदाई तखमीना है। पानी उतरने पर मजीद नुकसानात का तखमीना पता चलेगा। सैलाब से ज़रई लाइफ स्टॉक शोबे में शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। अभी भी ये सिलसिला जारी है। कपास हो, मकई, चावल, गन्ना, दाल, टमाटर, प्याज, कई बड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। खेत उजड़ गए हैं। ज़री शोबे की अगर हम बात करें तो सिर्फ ज़री शोबे के अंदर 536 अरब रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें सब्जियां, फल अभी मजीद महंगे होने का खदशा मौजूद है। ग़िज़ाई किल्लत का खदशा मौजूद है। जो हफ्तावार महंगाई की शरह है ये पहले ही तारीख की बुलंद तरीन 45% पर पहुंच चुकी है। बिजली के बिल आवाम पर बिजली ढा रहे हैं। इस सूरत हाल में ये IMF का जो कर्ज है ये कितना सूदमंद साबित होगा, माशी ज़रूरियात कितना पूरी होंगी, कितना कारगर साबित होगा और आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू फाइंड देयर आंसर्स फॉर। बिल्कुल, इसी हवाले से डॉक्टर खाकान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान, आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अक़वाम में अभी हम सबसे पहले तो सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से जो ऐलान हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद के हवाले से ऐलानात तो किए गए हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे डॉक्टर खाकान ये तबाही हुई है, मईशत को नुकसान पहुँचा है, ऑब्वियसली ये इमदाद हमें बहुत हेल्पफुल तो होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये काफ़ी होगी दोबारा से हमें एक ट्रैक पे आने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू माय वेरी फेवरेट मॉर्निंग शो। देखें, अब इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे लिए तो ये वक्त ऑलरेडी बहुत मुश्किल था। हमारे पास जो अपने रिजर्व्स की उसकी पोजीशन थी वो $7.8 बिलियन थी, जो कि ख़ुद ही एक बड़े लो रिजर्व्स थे। तो हमारा जो हमारे पास पैसे थे जिसको हम सर्व कर सकें लोगों पे और सप्लाईज इंश्योर कर सकते, ऑलरेडी एक शॉर्टफॉल था हमारे पास, कॉटन का भी और वीट का भी, लेंटिल्स भी हम बाहर से मंगाते थे। उस पे अब हमारा जो इमीडिएट जो एक मास स्केल पे पाकिस्तान में इशू है वो ये है कि हमारी अनियंस की क्रॉप, हमारी टमेटोज़ की क्रॉप, हमारी कॉटन की क्रॉप और ग्रीन्स जो हैं बहुत से ये डिस्टर्ब हो गए हैं और इनकी प्राइसेस में एक स्पाइक आया है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ पाकिस्तान जो अफेक्ट हो रहा है। सो हमें एक तो अब इंश्योर करना है कि हमारे पास एक इतने वाफिर पैसे आ जाएं जिनको हम खर्च कर सकें, और मेरा ख्याल है 3 जगह से हमें इंपोर्ट करनी है चीज़ें। अगर हम इंडिया से, चूँकि आप इंडिया में अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस वागा, इट इज़ ईजियर टू डू, सो हम अगर उधर से कुछ मंगवा सकें, हम अफगानिस्तान से मंगवा सकें, हम ईरान से मंगवा सकें। सो रीजनल ट्रेड आई हैव ऑलवेज सेड इज लाइक अ पब्लिक गुड। एक होते हैं ना प्राइवेट गुड्स, एक होते हैं जब आप पब्लिक गुड से मतलब है कि आप एक अच्छा काम करते हैं, उसका सारा जो बेनिफिट है वो सारे लोगों पर जाता है। सो इट्स लाइक अ पब्लिक गुड इन इकोनॉमिक्स। सो हमें इसको यूज करना है सो दैट ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं जिससे पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है ये हम कंट्रोल कर सकें। नंबर 2, देखें अब जो एफर्ट है वो इस वक्त तो रेस्क्यू एंड रिलीफ का है। हमें टेंट्स चाहिए, पानी चाहिए, हमें इन लोगों को वहाँ लेकर जाना है जहाँ पर ये सैलाब और पानी से निकल कर किसी ऐसी ज़मीन पर हो जहाँ पे वो रेस्क्यू हो जाए। उसके लिए हुकूमत ने, अगर आपके साथ मैं ये शेयर करूँ, 100 अरब से ऊपर की एक रकम ECC ने अलाउ की है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारा है जिसकी मैंने हमेशा तारीफ की है, और उसके जरिए उन लोगों तक
हर घराने तक 25,000 रुपए पहुंचाने के लिए। सो एक ये फिजिकल स्पेस यानी कि एक मालियाती स्पेस क्रिएट की गई है। नंबर दो हम ये कर रहे हैं। नंबर 3 ये है कि अब हमें रकमें चाहिए बाहर से। सो वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन रीप्लेज किए हैं। ये नई रकम नहीं है, ये वो रकम है जो हमारे पास मौजूद थी। लेट्स से कि हम यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो रीपर्पस कर दी गई है और वो हम सैलाब के लिए यूज कर सकते हैं। आपको पता है यूएन में एक अपील हुई है, उससे एक $165 मिलियन के करीब रकम है जो कि क्रिएट की गई है। सो ये वो रकूम है जो अभी तक हम बाहर से मस्टर कर पाए हैं। ये हमें करते जाना है बिकॉज हमें फॉरेन एक्सचेंज यूज करना है टू इम्पोर्ट, सो दैट हम सप्लीमेंट कर सकें ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, अनियंस, टमेटोज और फिर ऑब्वियसली कॉटन। और फिर हमें इंश्योर करना है कि हम हर किसान तक पहुंच सकें थ्रू द टारगेटेड सब्सिडी के वीट की जो सोइंग होनी है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर वीट की सोइंग डिस्टर्ब हो गई तो हमारा पूरा अगला सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। होपफुली सितंबर के एंड तक ये फ्लड्स रिसीड कर जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में जब इस वीट की सोइंग शुरू होगी तो हमें उन तक पहुंचना है। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा IMF का प्रोग्राम हो गया है, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम पे कहा है कि IMF नेसेसरी है अगर हमने जो डॉलर का जो सप्लाई का क्रंच है उसमें से निकलना है। अल्लाह करेगा कि $1.17 बिलियन हमें जल्दी आ जाएंगे हमारी किटी में। पर इसके साथ साथ जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं जिनको हम कहते हैं GIZ है, FDCO है, ये UK का है, वो जर्मन है, इनको अप्रोच करना है। हमें INGOs को अप्रोच करना है। ये याद रखें कि जब लास्ट फ्लड रिलीफ में काम हुआ था तो INGOs ने बहुत बड़ा काम किया था। इनके पास एक्सपर्टीज भी हैं और पैसे भी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी INGOs पाकिस्तान से चली गई हैं। हमें इनको वापस लाना है। ये भी इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है और हमें इन पे लीन करना है कि आपने ये काम करना है आकर पाकिस्तान में, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन डिस्टर्ब्ड है, which is a large chunk of Pakistan's population. सिंध, बलोचिस्तान और KPK का कुछ इलाका अफेक्टेड है। सो वास्ट एरिया, वास्ट पॉपुलेशन अफेक्टेड है। हमारी NDMA, PDMA, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, नेवी काम कर रही हैं जरूर, बट उनकी एक्सपर्टीज जो है हमें यूज करनी। अच्छा, ये है ओवरऑल। रोहन, एक बहुत प्रॉब्लम रहा है हमारे यहाँ, कुछ ऐसे सवाल उठ जाते हैं ना जब इमदाद आती है बैनुल अक़वामी तौर पर कि जी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होती। फिर कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं वो ऐसी स्टोरीज छाप देते हैं जिनकी वजह से अगरचे के बाद में उसका तासुर ज़ायल करने के लिए काउंटर स्टोरीज या काउंटर एफर्ट्स भी की जाती है, लेकिन वो इम्पैक्ट करती हैं ऐसी एफर्ट्स को कि जी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को इमदाद देती है वो क्या सही जगह पर लगती है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त दूसरी बहुत बड़ी तकसीम जिस पे मैं चाहूँगा आप पहले एड्रेस करें वो विफाक और सूबों की तकसीम है। सूबों में चूँकि अपने अपने सियासी नज़रियात हैं, सूबों में अलग सियासी जमातें हैं और विफाक में अलग सियासी जमातें हैं जिनकी हुकूमत है, तो ये फुकदान इस वक्त आपके ख्याल में किस हद तक हर्ट कर रहा है उन रिलीफ एफर्ट्स को और मदद नहीं मिल रही उन सैलाब ज़दगान को जिनको हतमी तौर पर मिलनी चाहिए? इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं जो सूबाई और विफाकी हुकूमत के दरमियान फासले हैं, खासतौर पर KP और पंजाब के हवाले से? कि कभी भी इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी से अलहदा नहीं किया जा सकता। और इसी ज़मन में वी आर होपफुल कि सिंध और फेडरेशन की जो कोऑर्डिनेशन है वो तो अच्छी होगी, बिकॉज PDM की गवर्नमेंट फेडरल पे है और सिंध जो है पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट है। सिंध में PPP की गवर्नमेंट है। सो आई एम होपिंग कि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो तो फ्लॉलेस होगी और काम ठीक होगा। अब है पंजाब और KPK का, जहाँ पे हमने देखा है कि 2 गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो कि PTI की है, जो कि फेडरल में आप अपोजिशन पार्टी कंसिडर कर सकते हैं, बट वो भी खुद चाहेंगे कि हम बहुत काम कर सकें, सो वो भी आगे बढ़ के काम करेंगे। बट पॉलिटिकल लीडरशिप तो हम देखते हैं कि बेशक बयानात भी हों, पर आपकी याद रखें कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे एक इदारा है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं या जिसको ब्यूरोक्रेसी आम जबान में कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा एक कंटिन्यूटी रहती है उसमें, दे आर ऑलवेज देयर, इट्स एंड दे आर द सेम पीपल। कल वही लोग PTI के साथ थे, अब PDM के साथ हैं, कल आने वाली हुकूमत के साथ होंगे।
सो व्हाट वन डज इज कि जो सारी ब्यूरोक्रेसी पंजाब की है वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है एनडीएमए के साथ, और उनका एफर्ट फ्लॉलेस होता है बिकॉज वो तो पिछले 20-25 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि वहां पे जो कोऑर्डिनेशन है वहां पे फुकदान नहीं होगा, और पीडीएमए और एनडीएमए एटलीस्ट आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि वो इस काम को कैसे करें। एंड देन इंटरनेशनल डिस्ट्रस्ट वाला जो पॉइंट है उस पे जी, उसमें देखें, ये तो एक पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, ये तो एक वाइडर डिबेट है, और वाइडर डिबेट ये है कि मैं कल ही एक लेक्चर दे रहा था और मैंने पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वहाँ पे डिस्कस किए। तो हमारे जितने इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर्स हैं वो जस्ट नाजरीन के लिए आसान समझने के लिए 100 अगर नंबर 1 कंट्री है कि जैसे अगर फिनलैंड के 100 के करीब हैं, स्विट्जरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, बांग्लादेश वगैरह के राइज कर गए हैं, इंडिया के राइज कर गए हैं, हम 30 में है। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि वी आर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। जब दुनिया में ये देखा जाता है कि क्या पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी है, पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेसी है, सो अगर आप 30s में होंगे तो पहले ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो वेरी है इस चीज़ के कि हम उसमें देख लें, अपने करप्शन रेटिंग्स में देख लें। सो आप शुरू ही इस चीज़ से करते हैं। ये इंडिकेटर्स कुछ परसेप्शन पे बेस्ड हैं, सो मैं इनको 100% वेटेज नहीं देता। सो मैं हमेशा जब भी इंटरनेशनली पाकिस्तान का केस लड़ता हूं तो मैं ये बात करता हूं कि आप पाकिस्तान की जो एक्चुअल सिचुएशन है, इट इज नॉट वर्स देन द इंडिकेटर्स, इट इज बेटर देन व्हाट द इंडिकेटर्स आर शोइंग, बिकॉज जो करप्शन परसेप्शन है इज वर्स देन द एक्चुअल करप्शन इन पाकिस्तान। ये हमेशा याद रखिए। और ये एक सर्वे होता है, वो एक टाइम बेस्ड है, एक कोहॉर्ट पे बेस्ड है। अच्छा, सो एक तो हमने ये उनको कन्विंस करना है, पर इसमें फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है, इसमें हमारी एम्बेसीज का बहुत बड़ा रोल है। सो हमें उनको एनर्जाइज करना है, और उनको जब आप एनर्जाइज करेंगे तो दे विल गो एंड से कि जी हमने ये सिस्टम्स बनाए हैं। अब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है जो कि सारे रिलीफ एफर्ट को कोऑर्डिनेट करेगी। सो लेट्स टेक दैट एज अ पॉजिटिव स्टेप एंड से इम्प्लीमेंटेशन फ्रेंड्स इज कोऑर्डिनेशन। मतलब आपने अपने स्टूडियो में अगर सब कुछ सेटल करना है, आपने लाइट्स भी सेटल करनी है, तो लेट्स से कि अब आप दोनों में से एक को ये टास्क दे दिया जाए, आप कोऑर्डिनेट करते चले जाएंगे, आप दोनों की एक कमेटी या कोऑर्डिनेशन काउंसिल आपने इम्प्लीमेंट। सो आई एम होपिंग कि उससे कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को तरबियत मिलेगी और कोई एतमाद बहाल भी होगा, और वो इंडिकेटर्स भी हमारे बेहतर तौर पे आएंगे। डॉक्टर खाकान, ऑब्वियसली आपने पहली बात की, जब हम IMF प्रोग्राम में आपने कहा कि हमारी मईशत के लिए जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये जो मामला दोबारा से हम कह लें कि इसको एक आस मिली है, लेकिन स्टिल हमने IMF प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी शराइत भी हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो साथ साथ लेकर चलने हैं, जिसका हमें माजी में कुछ अच्छा तजर्बा नहीं रहा जब हमने उससे बैकआउट किया था, तो हमें IMF की तरफ से प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो अब आगे जाके, और अब जो हमारे मुल्क के अंदर एक सिचुएशन है, चाहे हम सैलाब को लेकर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि IMF की जानिब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी इन तमाम तर शराइत को लेकर जो हमने साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट करना है? अर्मिला, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें IMF से अब रीनिगोशिएट करना है अपने प्रोग्राम को। इट इज़ अनफॉर्चुनेट फर्स्ट कि हम फरवरी से अगस्त 29 तक ले आए इस प्रोग्राम में जाने को, 7वें रिव्यू की कंप्लीशन को, और अब 7वां और 8वां रिव्यू कंबाइन हुआ। सो रिजम्पशन में टाइम लगा। इस रिजम्पशन में जो वक्त लगा उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, हमारे रुपए की कदर कम हुई, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ी बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी। ये याद रखिए, आपके जो एनर्जी बिल्स हैं, अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे SMS भेजा, उसने कहा मेरा 1 लाख रुपए का बिल आया है, हम सिर्फ 1 से 2 AC यूज कर। इसका इंपोर्टेड कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा असर, रुपए की वैल्यू 230 रुपए पे जब आपके एनर्जी बिल्स डिटर्मिन हुए, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिटर्मिन हुई, और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो अर्मिला कह रही थी कि IMF में एक डिले हुआ उस वजह से। सो एक तो अब ये हो गया, अब हमें उनको जाके ये बताना है कि 2 फैसिलिटीज हैं उनके पास जो हमें यूज करनी है। जब कोविड हुआ पाकिस्तान में तो IMF ने उनकी एक फैसिलिटी है, उसको कहते हैं रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, RFI। उसमें $1.4 बिलियन उन्होंने हमें दिया
बगैर किसी कंडीशनैलिटीज के। सो आप हमेशा बात करते हैं ना कि यार इतनी कंडीशनैलिटीज हैं, इतना कुछ मांग रहे हैं। दिस वाज विदाउट कंडीशनैलिटीज हमें $1.4 बिलियन मिला। आई वुड बी रिक्वेस्टिंग द IMF फॉर $1 बिलियन अंडर RFI सो दैट हमें थोड़ी सी तकवीयत मिले फंड्स की। और एक और हमें एडजस्टर लेने हैं। एडजस्टर से मतलब है कि हमें रूम क्रिएट करना है टू हेल्प द वल्नरेबल थ्रू द इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इस फ्लड सिचुएशन के बाद काफ़ी एक्सपैंड हो गया ये मौजू और इस पर मजीद बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। वक्त लेकिन कम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तलिफ मौजूदात पर बात की। इंशाल्लाह एक और नशिस्त में ज़रूर इस पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त जो डॉक्टर साहब ने की कि IMF के साथ गवर्नमेंट को री निगोशिएट करना चाहिए, दोबारा से कॉन्वर्सेशन में जाना चाहिए ताकि उन टर्म्स को री निगोशिएट किया जाए और जो बर्डन एक प्रेशर बना है हमारी इकॉनमी पे, थोड़ा सा उसके अंदर कमी वाकई हो। इस पर ब्रेक